अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के ऊपर है। लास्ट टाइम आपने डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी किया था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस थी, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, सरफेस चार्ज और इनसे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, उनकी शेप कैसी होगी और ऑल दैट। अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो फ्लक्स को समझने से पहले मैं आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊं कि हमारे पास दो किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उनके पास एक नंबर होता है। अगर आप उस नंबर को सुनने से ही आपको बात कम्प्लीटली समझ में आ जाती है। आप इसकी डेफिनेशन भी करते हैं, विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। जिस तरीके से मैं अगर आपको कहता हूँ कि जाएँ आप 5 kg शुगर बाय करके आएँ, तो आपको मैंने 5 kg बताया तो आपको बात समझ में आ गई, तो आप वो शुगर बाय करके ले आएंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो हमें तब समझ आती हैं जब उनके पास डायरेक्शन भी हो। अब ये होगी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है, कर सकते हैं एक तरीके से। जिस तरीके से मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, उसी से ही आपको ये फ्लक्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा सारा। कि सपोज़ करें कि यहाँ पर मेरे पास एक वाटर पाइप लगा हुआ है और यहाँ पर एक बकेट पड़ी हुई है। अब इस वाटर पाइप में से पानी फ़्लो होके आता है और इस बकेट में आके गिरता है, ठीक है, और इस बकेट में पानी भरता है। अब देखें कि जो ही ये पानी इस बकेट में से ट्रेवल करके आ रहा है, तो पानी की डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर पानी की क्वांटिटीज़ भी होगी, इस पाइप के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगी। अब ये जो पानी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये पानी बिहेव कर रहा है एज अ वेक्टर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी क्वांटिटी भी है। अब जो ही ये पानी इस पाइप में से बाहर निकल कर इस बकेट में आके गिरता है, पूरी बकेट भर गई और पानी पाइप से आना बंद हो गया। हमने पीछे से वाल्व बंद किया, पानी ख़त्म। अब ये पानी इस बकेट में भरा हुआ है। तो अब इस बकेट के अंदर जो पानी स्टोर है, तो क्या वो वेक्टर है या वो स्केलर है? तो आंसर है, जो पानी बकेट में स्टोर है उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, वो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास सिर्फ क्वांटिटी है। तो ये जो पानी बकेट में स्टोर है, इसको हम कहते हैं ये पानी एक स्केलर बिहेव कर रहा है, और जो पानी इससे ट्रेवल करके आ रहा था उसके पास डायरेक्शन भी थी, तो वो वेक्टर था। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट वेक्टर इनटू स्केलर्स। अब देखें, इसी से ही चल के आगे पानी की एग्जांपल लेके मैं आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स समझाता हूँ। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और पानी को कंसिडर करें। आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब आप फ्लक्स को कह रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वही चीज़, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, शिद्दत को एक एरिया के साथ लिंक करके लेंगे, ठीक है, एक एरिया में कन्फाइन कर लेंगे, तो वो हमारे पास स्केलर बन जाएगा। सपोज़ करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर कर रही हैं और यहाँ पर आ रही हैं अंदर। तो जब यहाँ से इंटर कर रही हैं तो ये बिहेव कर रही हैं एज अ वेक्टर, लेकिन जब यहाँ पर आके हमने स्टोर कर लिया उसको, ठीक है, तो वो एक स्केलर की तरफ बिहेव करेंगी, उसके पास एक सिर्फ क्वांटिटी रह जाएगी। तो ये क्वांटिटी, ये जो स्टोरेज है, ठीक है, ये स्टोरेज, इसी स्टोरेज को आप कहते हैं फ्लक्स। जिस तरीके से इस स्टोरेज में, इस बकेट में पानी स्टोर हुआ था, तो आप इसको कह सकते हैं द फ्लक्स ऑफ वाटर। अब इस स्टोर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई, तो आप कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है ये। अब देखें, ये जो फ्लक्स है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये पानी का जो मजमू है, जो पानी इकट्ठा किया है आपने, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर। देखें किस तरीके से। एक चीज़ पे डिपेंड करता है ये एरिया पे, मतलब आपने एक छोटा पाइप लिया है और दूसरी तरफ आपने एक बड़ा पाइप लिया है। एक का एरिया एक कम है, एक का एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर भी आपने बकेट लगाई और यहाँ पर भी आपने बकेट लगाई, दोनों में से पानी आ रहा है,
तो कौन सी ये बकेट कौन सी वाली पहले भर जाएगी? तो आंसर है जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा पानी आएगा तो ये जल्दी बकेट भर जाएगी। जिसका एरिया कम है उसमें से कम पानी आएगा और उस बकेट ज़रा लेट जाके भरेगी। तो एक तो फ्लक्स इलेक्ट्रिकल डिपेंड करेगा, ये मैंने लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया। दूसरी चीज़ इंटेंसिटी, कि ये फ्लक्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंस है, उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा है। मतलब दो पाइप हैं, उन दोनों का एरिया सेम है, लेकिन एक में से पानी जो है वो कम प्रेशर के साथ आ रहा है, एक में से पानी ज़रा बिल्कुल स्लो आ रहा है, एरिया दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पर भी आपने बकेट लगाई, यहाँ पर भी बकेट लगाई, तो कौन सी बकेट पहले भर जाएगी? किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा? तो डेफिनेटली जिसकी स्पीड, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो वाली बकेट ज़्यादा जल्दी भर जाएगी। तो आप ये कहते हैं कि ये जो फ्लक्स इलेक्ट्रिकल है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हम कहते हैं एरिया। अब देखें, इसी को आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये मैंने फार्मूला लिखा है, फाई इलेक्ट्रिकल इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान है। ई वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर है। जब ये दोनों जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और उनका रिजल्ट हमारे पास एक स्केलर आए तो ये हमारे पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट में हम लगाते हैं कॉस थीटा। और जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका रिजल्ट एक वेक्टर आए तो वहाँ पर हम साइन यूज़ करते हैं। जिस तरीके से टार्क T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो T इज इक्वल टू आर एफ साइन एफ थीटा। तो ये आपके पास एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि मिलने वाला जो फ्लक्स है, मिलने वाली जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो आपके पास स्केलर होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक क्लियर है। अब देखिए, ये फ्लक्स और भी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। आपने दो बातें तो बता दी, एक ई पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, लेकिन तीसरी ये भी बताना है कि थीटा पे भी डिपेंड करता है। थीटा पे कि थीटा किसके दरमियान होगा? ई और ए के दरमियान। अब देखें, यहाँ पर मैं एरिया की अब बात बताता हूँ आपको। तो एरिया आप कहते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन क्या है? जिस तरीके से अगर आप के पास एक बुक पड़ी है, आप उस बुक को देखें तो उसका कुछ एरिया, लेंथ है, विड्थ है, उसका कुछ एरिया, तो उसका वेक्टर कहाँ पर है? ये एरिया वेक्टर हमने पहले मालूम करना है, तभी ये आपको कंसेप्ट से समझ आएगी। अब मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ कि सपोज़ करें कि मेरे पास यूँ एक बुक पड़ी हुई है, ये ठीक है, जिसका अब ये इसका कुछ एरिया है। अब इस एरिया का वेक्टर कहाँ पर होगा? ठीक है, तो वेक्टर हमेशा याद रखें, एरिया का वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर बना के निकलता है। तो अगर ये एक बुक मेरे पास यूँ रखी हुई है तो इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर हमारे पास आएगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, इसको नहीं देखना, बुक को नहीं देखना, बल्कि बुक के साथ परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उसका एरिया वेक्टर वो होगा। जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ, मेरे पास बुक रखी हुई है ऐसे, तो एरिया इसका ये एरिया है। अब इसका वेक्टर कहाँ पर है? तो नॉर्मल टू द सरफेस ये आ गया, ये इसका एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक एरिया रख दिया, प्लेन एरिया। अब इस प्लेन एरिया का वेक्टर कौन सा है? तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने लगाया हुआ है, दिस इज़ द वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ दिस ए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ई और ए के दरमियान कितना एंगल है? तो बहुत स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एरिया इस तरीके से है, ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इन दोनों के दरमियान तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर तो फ्लक्स मिनिमम होना चाहिए। बल्कि नहीं, हमने एरिया को नहीं देखना, एरिया वेक्टर को देखना है जो कि इस डायरेक्शन में है। अब एरिया वेक्टर के दरमियान और ई के दरमियान कितना एंगल है? तो 0 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो फ्लक्स मिलेगा तो वो फ्लक्स होगा मैक्सिमम फ्लक्स। समझ में आया होगी ये इसकी बात। अब देखें, यहाँ पर आप सपोज भी कर सकते हैं, आप एक हाथ को अपने सामने रखें और आप
अपनी दूसरे हाथ की फिंगर्स को देखें तो वो बिल्कुल इंटरेक्ट करेंगी उसके साथ, मतलब सारी की सारी फील्ड लाइंस उसके साथ लगेंगी सीधा। अब देखिए आप क्या करें कि यहाँ पर एक और सरफेस में ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप एक सरफेस रख रहे हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है एरिया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बज़ाहिर इस एरिया को देखेंगे तो आप ये कहेंगे ई और ए के दरमियान एंगल है ज़ीरो। ई और ए के दरमियान ज़ीरो है, वेक्टर के दरमियान ज़ीरो तो नहीं है, इसका एरिया वेक्टर आएगा ये। तो अब देखें ई की डायरेक्शन है ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा तो वो ज़ीरो। ठीक है ना। अब देखें ये यहाँ पर मैंने, आप इसको ज्योमेट्रिकली भी आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये आप देख लें इस फिगर को। अब देखें ये वाला जो फार्मूला आपको मिला है फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा या ई ए, ये है हमारे, ये फार्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास फील्ड हो यूनिफॉर्म और जो सरफेस हो वो प्लेन सरफेस हो। लेकिन समटाइम्स इस तरीके से देखने में आता है कि हमारे पास जो फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती, और जो एरिया होता है वो इर्रेगुलर एरिया होता है, जिस तरीके से ये मैंने फिगर ड्रा की हुई है। ठीक है, यहाँ इस फिगर को देखें तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मास रखा, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखा। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को लिंक कर रही हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एरिया वेक्टर, यहाँ पर इसका फ्लक्स आ जाएगा d∅1, छोटा सा फ्लक्स, एक छोटा सा एरिया मैंने लिया ds। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैंने एक सरफेस ली और यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया। ठीक है, अब ये चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई ई की डायरेक्शन, और ई यहाँ पर ये छोटा सा एरिया रखा ds। ठीक है, अब इस ds का एरिया वेक्टर कहाँ पर है, तो ये पर इससे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो दिस इज़ एरिया वेक्टर। अब इसके दरमियान एंगल यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा ये d∅1। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ पर ये देखें ये वाली लाइन होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये वाली जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे तो वो ऐसे आएगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अब ये वाला फ्लक्स बनने वाला d∅2 और ये d∅1, ये फ्लक्स सेम तो नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स था, यहाँ पर फ्लक्स की क्वांटिटी ज़रा कम होगी क्योंकि ये थीटा डिग्री आ गई है इसमें। ठीक है, जब भी थीटा आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर कुछ फ्लक्स की क्वांटिटी मिलेगी। सिमिलरली जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी लिंक कर रही है तो ये वाली फील्ड की आ गई डायरेक्शन, और यहाँ पर सरफेस है तो सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करें तो ऐसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। तो दिस विल बी आवर थर्ड फ्लक्स d∅2। ठीक है, ये वाला जो एरिया था इसको ds1 कह दें, ये वाला एरिया था इसको ds2 कह दें, ये वाला जो एरिया था इसको ds3 कह दें। अब हमें इस पूरी सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, समेशन कर दें सारे फ्लक्स की, ∅1 की, ∅2 की, ∅3 की। तो मैंने समेशन के लिए आपको पता है इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, तो टोटल फ्लक्स विल बी फ़ाई टोटल इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d∅, और ये d∅ एक सरफेस पे हो रही है, कौन सी सरफेस, s, जिसका पूरी सरफेस थी s। तो आपको जो रिजल्टेंट चीज़ मिलेगी फ़ाई इज़ इक्वल टू, आपका फार्मूला क्या कहता है, फ़ाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन ए को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस में तकसीम किया था, ds1 ds2 ds3, तो टोटल करेंगे तो ds। तो आपको जो रिजल्टेंट आपके पास जो मिलेगी वैल्यू आपको d∅ इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस s इज़ इक्वल टू ई ds कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा कम्प्लेक्स है जब आपकी सरफेस इर्रेगुलर हो। ठीक है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो, और ये वाला फार्मूला ज़रा सा इजी है जब आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म होगी और एरिया जो है वो प्लेन होगा। तो आई होप कि आपको फ्लक्स के बारे में क्लियर होगा। हम अब इसके बाद देखते हैं गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।